जिंदगी में हम सबको कभी ना कभी तो मोहब्बत होती है। कुछ लोग इसे मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो अपनी एक नए सफर में निकल जाते हैं अपने नए साथी के साथ। और कुछ लोग इसे नहीं मानते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उन्हें मोहब्बत होती है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी, सी दास ग्रुप का इंटरनेट रेडियो, और हम एक बहुत ही प्यारा सा शो लेकर आए हैं जिसका नाम है लव के साथ फेरे। और मेरे साथ हैं मेरी पार्टनर सपना सूरी। तो सपना जी, हाँ ये जी। बहुत ही प्यारा सा हमारा शो चल रहा है। लोग इतना प्यार दे रहे हैं और लोग इतना ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इतने प्यारे प्यारे से कपल लेकर आ रहे हैं। तो अब जो हमारे आगे आने वाले कपल हैं, उनके बारे में क्या सोचना है भाई? देखो आनंद, जैसे कि हमारा फॉर्मेट है, हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कपल बुलाते हैं बिल्कुल। और खासकर ऐसे कपल्स जिनकी लव मैरिज होती है। हम्म। तो आज भी हमारे साथ जो कपल मौजूद हैं, अब मैं उनके बारे में क्या कहूँ। एक तो वो डॉक्टर, ऊपर से डीसीपी, उससे ऊपर बात करूँ तो लव मैरिज। अब क्या पता ये है, कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है आपको? ये जो आपने बात कही है ना, अभी लोग स्पीकर में सुना तब एयरफोन लगा लेंगे कि नहीं, क्लियर सुनाई देना चाहिए, कुछ मिस ना हो जाए हमारे साथ। हमारे एक्चुअली जो हम लोग सोचते हैं, जो हमारा परसेप्शन रहता है, वो ये कहते हैं कि पुलिस वाले जो होते हैं काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, या डॉक्टर्स जो होते हैं काफी शाय होते हैं या इंट्रोवर्ट होते हैं, तो लव मैरिज से उनका कनेक्शन थोड़ा कम होता है। लेकिन बिल्कुल। यहाँ तो दोनों हैं, पुलिस वाले भी हैं, डॉक्टर भी हैं, लेकिन लव मैरिज भी है। तो एक अलग सा मजा आने वाला है आज के शो में हमें। तेरे रुखसार पर ढले हैं मेरी शाम के किस्से, तेरे रुखसार पर ढले हैं मेरी शाम के किस्से, खामोशी से मांगी हुई मोहब्बत की दुआ हो तुम। वैसे जो बात आपने रुखसार की है जी और खामोशी की है, जी। तो जब आप कोई इंसान मोहब्बत में होता है ना, तो जब रुखसार के करीब जाता है तो खामोश हो ही जाता है। ये बात तुमसे बेहतर और कोई कह भी नहीं सकता था आनंद। तो आज के जो हमारे कपल हैं, अब वक्त है उनको इंट्रोड्यूस करने का। सबसे पहले बिल्कुल, आज हमारे साथ जो कपल मौजूद हैं स्टूडियो में, वो हैं डॉक्टर अर्पित जैन, डीसीपी फरीदाबाद, डॉक्टर अंशु सिंगला, डीसीपी फरीदाबाद। क्या बात, एक बार तालियां हो जाए भाई, जोर से। बहुत बहुत सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का हमारे यहाँ पर। थैंक यू। और इतना मतलब आपसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम पूछेंगे आज। और ये इंटरेस्टिंग कहानी शुरू कहाँ से हुई, मोहब्बत की दास्तां शुरू कहाँ से हुई, बारी बारी से हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। और थोड़ा सा डर भी लग रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सारे प्रश्न पूछूं आज। यार आनंद, आप डर रहे हो, लेकिन मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आज इस कपल से बहुत कुछ उगलवाने वाली हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज का। पहला प्रश्न मैं पूछता हूँ मैम से। मैम, जैसे कि हम आपको देख पा रहे हैं, आप लोग मतलब इतना, आपसे इसके पहले भी हम बातचीत कर रहे थे, इतना खुश थे, इतना मजा आ रहा था आपसे बातचीत करने में। तो ये शुरुआत कैसे हुई, ये मोहब्बत का सिलसिला शुरू कैसे हुआ? अगर मैं सीधे भाषा में कहूँ कि आंखें चार कब हुई? ऐसा मान लीजिए कि हमारी जब सिलेक्शन हुई तो फर्स्ट टाइम डिजिटल वर्ल्ड में मुलाकात हो गई थी, क्योंकि सब लोग सिलेक्ट होते हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया। बट उसमें आंखें चार नहीं हुई थी, बस उसमें मोबाइल के साथ पता था कि ये पर्टिकुलर इंसान भी है मेरे साथ। जी बट जब हम ट्रेनिंग में गए तो बड़ा मज़ेदार एक किस्सा है जी मैम। कि हमारी इंजरी हो गई हाथ में और जनाब की इंजरी हो गई पैर में। और उस समय गाड़ी, क्योंकि नई नई ट्रेनिंग थी और पहले पढ़ाई वाला था, फिजिकली इतने एक्टिव नहीं थे, तो हमारे जैसे कई और भी थे, तो बाकी सब अपनी गाड़ियां लेके रवाना हो गए। हमारे लिए केवल एक गाड़ी बची, तो वो शेयर्ड गाड़ी में हम मिले। और उस समय हमारी दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग, और वो इंजरीज को डिस्कस करते हुए कि क्या इंजरी है और डॉक्टर कौन है। क्या बात है। क्या बात है। वैसे सर, जैसे कि अभी हम लोगों ने आपसे बातचीत के दौरान जाना कि आप इस समय हैं सिविल सर्विसेज में, लेकिन इसके पहले आप डॉक्टर थे। तो एक दूसरे का इलाज मतलब शुरुआत गाड़ी से ही, हाँ, गाड़ी से ही शुरुआत हो चुकी थी, या अभी आपने सोचा कि चलो अभी पहले बात कर लेते हैं, इलाज तो बाद में कर देंगे? देखिए, उसमें तो कोई क्लियर था नहीं, और जब सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की तो वो डॉक्टर सारी भूल चुके थे। तो हम बचे थे सिर्फ इंटरनेट वाले डॉक्टर की, गूगल पे सर्च कर लिया, तो तब कुछ मालूम नहीं था। लेकिन हाँ, अपनी बीमारी के बारे में मालूम रहता था कि मेरा टीयर हो गया है ACL का, और इनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। तो हम डिस्कस कर लेते थे कि कैसे इसका ट्रीटमेंट हो सकता है ताकि ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर पाए। तो बस वैसे ही बातचीत चलती रहती थी, और उसी में फिर मित्रता हो गई, कई कॉमन फ्रेंड्स थे,
तो सारे इंजर्ड लोग एक्चुअली हमारे पास ही आते थे पूरा क्योंकि- लेकिन मैं अभी भी उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रही हूँ कि गाड़ी में उस दिन क्या क्या बातें हुई। नहीं, मतलब वेल प्लान लग रहा है पूरा, हाँ, कि सब लोग मुझे निकल भी। गए, आप लोग सिर्फ एक ही गाड़ी में 2 लोग बचे, और वो भी इंजर्ड और उससे बड़ी बात दोनों डॉक्टर। दोनों डॉक्टर। एक्चुअली डेस्टिनी प्लान था और जितने अर्पित जी के चेहरे पे मैच्योरिटी थी तो मुझे लगा कि इतना मैच्योर आदमी जनरली शादी के बाद होते हैं, seasoned है। और मैंने इनसे पहला सवाल जो पूछा अपार्ट फ्रॉम नाम पता था, जी आप मैरिड हो, तो इन्हें शायद सुना नहीं, इन्हें लगा कि शायद मैं इनसे पूछ रही हूँ कि कोई और क्या आपके पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं या आप भी यहाँ हिंदी जानते हो, तो उन्होंने हाँ बोल दिया मुझे। तो क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो फिर मैंने इनसे पूछा आपकी वाइफ भी डॉक्टर है? नेक्स्ट क्वेश्चन था नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। तो ये बहुत एक मजेदार किस्सा था। तो फिर हम बात करते रहे, तो वी एक्चुअली बर्स्ट इन लाफ्टर। बड़े सिंपल से इंसिडेंसेस थे पर तब बड़े प्यारे लगे और एक इंस्टेंट कनेक्ट मुझे फील हुआ। इंजरी का तो कनेक्ट था ही क्योंकि ये दिखने में भी इंटेलिजेंट थे, तो मैंने पूछा कि पता नहीं क्या होने वाला है अभी इंजरी का या ट्रेनिंग का, तो इस तरह बात करते रहे। और उसके बाद एक और बात हुई कि मेरा उस समय ट्रेनिंग शेड्यूल काफ़ी स्ट्रिक्ट होता था, तो कॉफ़ी पीने को बहुत मन था। तो मैंने ये कहा कि अगर आप थोड़ा सा एग्री हो जाए तो हम कॉफ़ी पी लें, बहुत दिनों से कॉफ़ी नहीं पी है। वो वाली मेस वाली है, जबकि हमारा मेस का खाना बहुत अच्छा था। जी मैम। तो हमने डिसाइड किया कि हम कॉफ़ी ज़रूर पियेंगे, बट आते हुए इतना लेट हो गए कि वो कॉफ़ी उस समय कैंसिल हो गई। तो नेक्स्ट मीटिंग के लिए ड्यू हो गया कि अब कॉफ़ी पीने के लिए नेक्स्ट मिलेंगे। ये चीजें कहते थे कि कुछ मुलाकातों के लिए कुछ किस्से अधूरे छोड़ दिए जाते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक ये कॉफी वाला कीड़ा आपने पहले तो उनको बता दिया होगा कि कॉफी चलना है, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो दूसरी मुलाकात उसके लिए एक बहाना मिल गई। क्या बात है, शायद तकदीर ने प्लान कर दिया था। क्या बात है। और इस तरह के तकदीर प्लान करती रहे और भी लोगों के साथ में, तो यही उम्मीद करता हूँ। और यहाँ पर मैम आपसे मैं एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। अक्सर क्या होता है कि ये मैं हर कपल से पूछता हूँ जो भी हमारे यहाँ आते हैं, कि फीमेल्स के पास एक सिक्स सेंस पावर होती है कि जब कभी भी उनको कोई देखता है, उस नजरिए से देखता है, तो उनको पता चल जाता है। तो ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ था? मुझे ऐसा तो नहीं मैं कहूँगी कि मुझे महसूस हुआ, क्योंकि बहुत ही जिसे हम कहेंगे डिसेंट और बहुत ही स्वीट इंसान है अर्पित जी। पर इतना ज़रूर था कि फीमेल्स के बाहर एक और पावर होती है, थोड़ा सा ना प्रोटेक्टिव होती है। मैं हमेशा जब प्रे करती थी, मैं कहती थी लड़का बहुत अच्छा है, इसे बहुत अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि मुझसे बेटर ही होनी चाहिए एंड इट शुड बी प्रूव्ड। तो जब व्हेन आई जेन्युइनली स्टार्टेड फीलिंग फॉर हिम कि हाँ ये अच्छे इंसान है, ये अच्छे लाइफ पार्टनर इस तरह से होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं भगवान को भी अपने प्रेयर्स में धमकाना शुरू हो गई थी, ट्रू टू माई नेचर, कि अगर तो आपने मुझसे बेटर लड़की बनाई है तो इसका इनकी जो शादी है वो उस लड़की से हो, नहीं तो फिर मैं हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैम ने बोला कि मैम का थोड़ा सा प्रोटेक्टिव नेचर है, तो ये चीज आपको दिखने लगी थी? नहीं, इनका बहुत केयरिंग नेचर है। वो कई इंसिडेंसेस थे वहाँ पे, जैसे कि मैं पहली बार जब गया, वहाँ पे कॉमन ही हॉस्टल होता है और सारे लोग मिलके बैठ के शाम को अपना म्यूजिक भी बजाते हैं, कॉफी चाय पीते हैं। तो हमेशा इनके रूम में 4-5 का ग्रुप बैठे ही रहता था, हमारे सारे बैचमेट्स थे जो। तो ऐसा हर रूम में नहीं होता है, क्योंकि जिसका केयरिंग है, जिससे आप कनेक्ट कर पाते हैं, वहीं भीड़ इकट्ठा होगी। बिल्कुल। तो वो होती रहती थी। फिर ये मैं खुद स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा वो रहा हूँ, मतलब मोटिवेटेड। तो इनके ये मात्र थी जिनके कमरे में मंदिर था वहाँ पे, तो क्योंकि मैं भी बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहा हूँ, तो वो सब चीजें थी जो मुझे कनेक्ट करती थी। और भी कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए, जैसे कोई भी एक लड़की थी, वो भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो अभी IPS है वो वेस्ट बंगाल में। तो एक दिन वो गिर पड़ी एकदम से, सारे लोग वहाँ पे असेंबली हो रही थी, तो सब लोग खड़े रहे, लेकिन ये बहुत दूर से दौड़ के गई, उसको उठाया, फटाफट अस्पताल पहुंचाया। तो ये सारी चीजें थी जो मेरे को काफी पॉजिटिवली क्लिक की कि ये लड़की कितनी केयरिंग है। वहाँ पे बर्ड फ्लू जब हुआ, वो उस टाइम बर्ड फ्लू काफी ज्यादा फैल गया, स्वाइन फ्लू फैल गया था उस टाइम हैदराबाद में। तो पूरा बैच वैसे तो परेशान था, बट इनका काफी ज्यादा कंसर्न था पूरे बैच को लेके। इन्होंने पूरा नेट पे पढ़ा, उस पर पूरा सबको समझाया कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, किसको दवाई देना है, किसको गोली देना है। तो जो बिल्कुल जेन्युइन डॉक्टर होता है, बिल्कुल केयरिंग नेचर जो था,
तो वो चीजें थी जो मुझे काफी पॉजिटिव लगी उसमें। और बाकी फिर फ्रेंडशिप बढ़ती गई और भी आगे कई बातों को लेके। तो धर्म था और जो केयरिंग था, उससे जो अटैचमेंट है इनका, दैट वाज वेरी पॉजिटिव फॉर मी। सर अभी आपने बताया कि मैम के रूम में हमेशा एक गैदरिंग रहती थी, कभी आपने ट्राई किया कि इस गैदरिंग का हिस्सा मैं भी बन सकूं? देखिए वो तो सारे कॉमन फ्रेंड्स थे, तब ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं भी जाता था कई बार। उस रूम के सामने से निकल रहे हैं, देख लिया 4-5 लोग बैठे हुए जैसे कॉलेज हॉस्टल में होता है, तो बैठ गए वहाँ पे। और कभी आपने ये सोचा हो कि मंदिर में भगवान मनाते मनाते मैं देवी भी बना लूं? ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं, कभी ये थॉट आया? हुआ क्या कि 5-6 महीने में फ्रेंडशिप इतनी अच्छी हो गई ना कि वो कभी मनाने वाली बात ही नहीं रही इसमें। अच्छा। तो काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी हमारी। तो मैम को कभी ये फील नहीं हुआ कि अभी अर्पित जी एक बार निकले थे, आवाज खुद 1 घंटे में 4-5 बार निकल रहे हैं गेट के सामने से, ऐसा कभी फील नहीं हुआ? इस मामले में ना मैं थोड़ी सी अलग की थी। इनका कमरा था 1st फ्लोर पे और मेरा था 4th फ्लोर पे, तो निकलने वाला सीन मेरा था, इनका नहीं। क्योंकि वहाँ पे जब आप 10 किलोमीटर दौड़ते हैं ना, तो दिल की बात से पहले पैरों की बात आ जाती है, जान नहीं बचती। एक अधूरा ख्वाब रह गया था, वो भी कॉफी का। इसकी कहानी क्या है? एक्चुअली उस दिन जैसे मैंने कहा कि हम हॉस्पिटल जा रहे थे दिखाने, तो वो डॉक्टर ने कुछ इन्वेस्टिगेशंस लिख दी है कि MRI कराना है या कुछ है, और एक ही गाड़ी थी, तो नेचुरली दूसरे इंसान को वेटिंग में रहना था। तो MRI में ना उस दिन बहुत लंबी लाइन थी, तो हमें ऑलमोस्ट काफ़ी लेट हो गए, 9:30-10 के करीब हो गए होंगे। तो कॉफ़ी शॉप्स जो हैं वो ऑलमोस्ट बंद हो जाती हैं, और तो फिर मुझे लगा कि बड़े काइंडली इन्होंने पूछा भी कि अब आपको कॉफ़ी पीनी है, तो मैंने कहा नहीं, अब तो बहुत लेट हो रहे हैं, तो विल हैव डिनर। और मैं उस किस्से को भूल गई, और देन आई वेंट बैक। और नेक्स्ट डे शाम को मेरे को इन्होंने पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, और मैंने कहा आई एम बेटर नाउ। उसके बाद कहती आपने कॉफ़ी पी ली? तो मैंने कहा हम तो पिए नहीं कॉफ़ी। और बड़े प्यार से इन्होंने एक ना नेस्कैफे का डब्बा निकाला और कहा चलो कॉफी पी लेते हैं। How sweet, how क्या बात है sweet. सर। उसमें एक बहुत ही प्यारी चीज थी जो कि मैं मेंशन करना चाहूंगी स्पेशली, बिल्कुल मैम। कि वो इस तरह का चेज जैसा नहीं था जो आजकल होता है ना कि कॉफी पिलाने का मौका मिला है या डेट पे ले जाने का, वो मौका नहीं था। उसमें केयर बहुत ज्यादा थी कि एक छोटी सी इच्छा किसी ने भी जाहिर की है। उस समय मुझे एक पार्टनर के उसके लिए नहीं, एक बैचमेट का कंसर्न कि कोई जेन्युइनली पीना चाहता था। जैसे घर पे कोई आ जाए गेस्ट और कह दे कि मुझे समोसे खाने हैं, तो आप उसके लिए जाएं और कढ़ाई पे बनाएं, तो उसमें कंसर्न वाला कंपोनेंट ज्यादा था। और आई थिंक अगर उसमें लव मैरिज वाला कंपोनेंट हो तो शायद मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। वो केयर वाला कंपोनेंट की इतनी छोटी बात याद रखना और फिर कॉफी लेके आना और फिर मुझसे ही बनवाना। क्या बात है। एक्चुअली वो टेस्ट करना चाहते थे जितनी कॉफी आपको पीना पसंद है, क्या उतना ही बनाना भी अच्छा लगता है, और कैसी बनाते हैं आप कॉफी, और बनवा के फिर उसको पीना। अच्छा सर, मैम ने तो बड़ी सी प्यारी सी बात बोल दी कि कॉफी इन्होंने आपको याद था। सर आपको याद था, इसकी कोई खास वजह? नहीं, मेरा देखिए वो वैसा नेचर ही रहा है, तो और अंशु की तरफ वैसे ही ज्यादा वो था केयर, रीजन बीइंग कि ये बहुत ज्यादा केयरिंग थी और काफी चीजों में मतलब काफी क्लोजनेस इसलिए भी थी। जैसे मैं वहाँ वेजिटेरियन था प्योर, ये भी वेजिटेरियन थी, तो खाने का काफी इशू था। जैसे कोई अगर नॉन वेज है तो हम वहाँ बैठ के बड़ा दिक्कत होता है जो वेज खाने वाला है, तो फिर कुछ ही लोग थे 3-4 जो बचते थे वहाँ पे जो कुछ भी नहीं लेते थे, तो हमारे लोगों का लंच भी और सुबह का ब्रेकफास्ट सब साथ में बैठ के होता था इन 4-5 लोगों का। तो बस वो एक केयर और कंसर्न था, और वो मेरा अंशु का भी सबके प्रति था बैच में कि जिसकी भी संभव हो हेल्प करना। और वो अभी भी मतलब ये अभी भी बहुत करती रहती हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे किसी की जरूरत हो, तो बिल्कुल उसमें डरना नहीं और निडर होकर हेल्प करना, चाहे दुनिया कुछ बोले। रोड पे भी अगर कोई मिल जाएगा तो ये बिल्कुल उसको शर्माती नहीं है कि इसकी हेल्प करना चाहिए कि नहीं। तो वो वाला एंगल इसमें ज्यादा था कि इनके रूम में शायद कॉफी खत्म हो गई थी, तो मैं खुद जाके फिर मैं डब्बा दे आया कि ये नेस्कैफे है, फिर बैठ के कॉफी भी पी ली। और भी फिर 2-4 लोग आ गए आसपास के, क्योंकि लोग तो इतने थक गए और फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि वो ढूंढते रहते थे कि किससे के साथ बैठ के बातें। मुझे लगा कि सर इसलिए डब्बा दिया कि चलो एक बार ना सही आगे का भी प्लान हम कर लेते हैं इसी के साथ में। आगे भी फिर पी कॉफी कई बार जाके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये कॉफी का सफर ऐसा ही चलता रहा, और
कॉफी से लेकर जब कॉफी से आपकी दोस्ती हुई, कॉफी से स्टार्ट हुआ और ये प्यार तक कैसे पहुंचा, ये सफर कितना इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अभी आनंद ने कहा कि लड़कियों को एक सिक्स सेंस होती है। हम चाहे किसी लड़के में वो चीज़ एकदम से फील करें या नहीं, पर हमें अंदर से ये पता होता है कि हम क्या क्वालिटीज चाहते हैं। किसी भी लड़की को पता होता है। तो मेरी 3-4 कंडीशंस, क्योंकि वैसे भी जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपके पेरेंट्स किसी को ढूंढ रहे होते हैं, तो आपका मेंटल फ्रेमवर्क वैसा होता है। 3-4 क्वालिटीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि मैं प्योर वेजिटेरियन थी, तो मुझे प्योर वेजिटेरियन लड़का चाहिए था, और टी टोटलर, नॉन स्मोकर। तो ये सब क्वालिटीज़ तो मेरे को चाहिए ही थी। इन एडिशन मैं ये कहती हूँ, भगवान अपनी भक्ति खुद देते हैं, तो भगवान के प्रति भी आस्था थी। तो मुझे ऐसे लगता था जब भी आते थे कि मंदिर में हमेशा विद ड्यू रिस्पेक्ट यूज्ड टू कम व्हेनेवर। तो वो चीज़ मुझे हमेशा चाहिए थी अपने हस्बैंड में, कि कोई आधुनिक होने के कारण उसकी ईश्वर में आस्था ना कम हो। और फिर लॉयल्टी, जो चीज़ मुझे हमेशा लगती थी कि इनके अंदर, लड़कियों के अंदर वो रिस्पेक्ट मैंने इनकी आंखों में देखी हमेशा। नो लूज टॉक, नथिंग। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो मुझे डेफिनेटली चाहिए थी अपने पार्टनर के अंदर, दैट वाज कंपैशन एंड इंटीग्रिटी। इसका एक छोटा इंसिडेंस मैं आपसे शेयर करूंगी कि इनका आई डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छा पहले वर्किंग रहा है, जैसे ग्रेजुएशन कर रहे थे। इनकी इनफैक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन आई से कर रहे थे अतुल जी। तो इन्होंने मुझसे कहा कि इंडिया में आई की वेटिंग बहुत ज़्यादा है, कॉर्नियल वेटिंग बहुत ज़्यादा है। पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि ये इंसान इतना कह रहे हैं कि आई की कॉर्निया की इतनी वेटिंग है, तो कितनी इनकी बात में दम है कि ये सिर्फ लोगों को मोटिवेट करते हैं या खुद भी इसमें विश्वास करते हैं। मैं कि अगर इतनी ही वेटिंग है तो आप अपनी आंखें क्यों नहीं प्लेज कर देते। एंड ही सेड मैं तो कर चुका हूँ ऑलरेडी। एंड आई आस्क्ड हिम कब। जिस दिन कहते मेरे को ये पता लगा कि इतनी कॉर्नियल वेटिंग है, जो कि उनकी ग्रेजुएशन में था, उसी दिन मैंने प्लेज कर दिया। उसी दिन मेरे मन में ये आ गया कि ये जो इंसान है ये अपनी जुबान के बहुत पक्के हैं, और जो चीज़ कहते हैं वो सर्टनली करते भी हैं। तो एक रिस्पेक्ट का जो लेवल था वहीं पे इस्टेब्लिश हो गया। क्या बात है। तो मुझे लगता है आनंद, हर चीज जो अंशु जी को चाहिए थी वो अर्पित जी में थी, और यही पॉजिटिव उनका जो एटीट्यूड था, जो उनका नेचर था, इस पॉजिटिविटी ने एक दूसरे को, इसी पॉजिटिविटी ने इन दोनों को एक दूसरे से मिलाया। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ ना कि कुछ जोड़ियाँ इस धरा पे नहीं बनती हैं, भगवान खुद बना के भेजता है। तो शायद उनमें से आप लोग हैं, और वो चीजें एक दूसरे के साथ चल रही थी। खैर मेरे पे एक जोक याद आ रहा है कि आपने मैम तो देख लिया आपको क्या क्या चाहिए था, कभी सर से जानने की कोशिश की कि इनको क्या क्या चाहिए था? नहीं नहीं, क्योंकि लड़कियां हमेशा ये कहती हैं, लड़कियां अब जैसे मैंने कहा बहुत क्लियर होती हैं। बिल्कुल। तो लड़कियां ये देखती हैं कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिससे दहेज नहीं चाहिए हो। और तो मैंने ये देख लिया था कि इनको दहेज नहीं चाहिए, तो फिर इनकी चाहत भी वैल्यू हो गई। सर कभी आपने अपनी चाहत जाहिर नहीं की कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, या आपको पता था कि हाँ ये सारी फुलफिल चीजें हैं जो मुझे चाहिए, लेकिन कभी आपने शेयर नहीं किया? कि मुझे पता ही लग गया था कि ये चीजें फुलफिल हैं। और कई जैसे डॉक्टर प्रकाश आमटे हैं, बाबा आमटे के बेटे हैं जो, वो और उनकी वाइफ काफी सिंपल लाइफ, अभी ट्राइबल एरियाज में वो लोग रहते हैं। और आई एम लकी, मैंने उनके साथ काम भी किया वहाँ जाके, मैं वहाँ रहा हूँ उनके। और बिल्कुल नक्सल जोन है वो, बिल्कुल एपिसेंटर है, जहाँ पे उनका मतलब कोई ट्रेन नहीं चलती, ट्रेन से उतर के कम से कम 6-7 घंटे का रास्ता है जहाँ उनका हॉस्पिटल है। तो वो कपल मेरा रोल मॉडल था। मैम उनकी जो मैडम है मंदा आमटे, वो भी काफी सिंपल है, और दोनों बस सर्विस में लगे हुए हैं। तो और मैं उस टाइप का नहीं था कि मतलब कई लड़के हैं कि फूल लेके भाग रहे हैं रोड पे या वो जा रहे हैं, तो वैसा कुछ नहीं था। बट मुझे था कि एक तो लड़की सिंपल होना चाहिए, हाई वैल्यूज होना चाहिए, और तीसरा जो फैमिली है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो मेरे मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करें और उनको अपने पेरेंट्स के जितना माने। तो वो सारे संस्कार मैंने देख लिए थे अंशु जी में। तो उसके बाद फिर काफी मुझे लगने लगा था कि मतलब शी इज द मोस्ट आइडियल। और जैसा इन्होंने बताया कि ऑलरेडी उस टाइम लोग लड़कियां देखने लगते हैं, और जैसे सिविल सर्विस में आए तो कई रिश्ते भी आने लगते हैं। बट मुझे यही था कि मेरी जिससे भी शादी हो उसमें ये सब क्वालिटीज हो, क्योंकि जो सिंपल लिविंग हो, हाई थिंकिंग हो, और जो एक्ट भी करे, मतलब काम वो भी अच्छा होना चाहिए, और जो काम करने में विश्वास रखे कि लोगों का कैसे भला करना है।
जैसे अभी मैं एक इंस्टेंस सुनाऊंगा कि बिल्कुल सर। हाँ, मेरे घर के पास, ये शादी के बाद की बात है, तो हमारा घर जो है उसके पास में ही मैस है, वहाँ पे काफी गाड़ियां आती जाती रहती हैं। तो वहाँ एक कुतिया ने बच्चे दिए थे 4 छोटे छोटे, वो पक्का गाड़ियों के नीचे आ जाते। तो मैं बहुत दिनों तक उनको खाना भी खिलाता रहा, सोचता रहा, लेकिन जैसे ही अंशु जी को पता चला, इन्होंने सबको अपने घर में रख लिया। अभी भी वो हमारे घर में है। क्या बात ठीक है, है। क्या बात है। हाँ, मतलब बिल्कुल हमारे वो बच्चों जैसे ही हैं, इतना उनसे प्रेम है। ठीक है, वो आके मेरे साथ ही सो जाती है, उनमें हमारे साथ ही खेलना कूदना। तो अब 1-1.5 साल के हो गए वो। तो दिस इज व्हाट जो मैं तब से भी रिस्पेक्ट करता था। कोई और होता है तो सोचता रहता है यार ये बच्चे मर ना जाए, ये ना हो जाए, इतना सोच के हम खत्म कर देते हैं। बट ये उनको घर में ही ले आई। अब सेम जगह पे इस साल भी एक और किसी दूसरी उसने आके बच्चा दिया, जो फीमेल डॉग है, उसको भी अंशु जी ने अडॉप्ट कर लिया। क्या बात है। तो ये सब चीजें हैं, और वॉइसलेस के लिए इतना ये करती रहती है। हमारे घर से कोई जानवर या कोई व्यक्ति कभी भूखा नहीं जाता, मतलब पूरी गली के कुत्ते हमारे घर में खाना खाते हैं। तो ये अंशु जी का वो है कि उनकी इतना कंपैशन है, केयर है। ठीक है, तो सिंपैथी तो हर व्यक्ति को होती है, गरीब से। मैं भी देखूंगा कि कोई गरीब है, बट अंशु जी का ये कि इसके लिए करना क्या है, कंबल बंटवा देती हैं पूरे जीटी रोड पे। तो ये चीजें थी जो उस टाइम भी थी, उससे मेरा ज्यादा इनके प्रति अट्रैक्शन था, इनके प्रति रिस्पेक्ट भी था। बहुत खूब, बहुत खूब। और मैं एक शेर यहाँ पर दोनों को डेडिकेट जरूर करना चाहूंगी। कहते हैं कि दिल की धड़कन और मेरी सदा है तू, मेरी पहली और आखिरी वफा है तू, चाहा है तुझे चाहत से भी बढ़कर, मेरी चाहत और चाहत की इंतहा है तू। क्या बात है। और मुझे कभी कभी ना इस तरह के जब किस्से में सुनता हूँ तो मुझे ये बात क्लियर हो जाती है कि जरूरी नहीं है कि जब कहते हैं कि किसी को चाहने के लिए लोग सामने वाले इंसान की सूरत देखें, कभी कभी लोग सीरत से भी मोहब्बत कर लेते हैं। बिल्कुल तो सर बिल्कुल आपने वैसे ही किया और मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि हर किसी के अंदर सिंपैथी आती है कि हम भी करें, लेकिन शायद कोई उसमें आगे नहीं आ पाता है। लेकिन मैम आपको हैट्स ऑफ कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं और आप एक रोल मॉडल हैं लोगों के लिए। Exactly. और ये जो बात हमारी लोग सुनेंगे, पूरी दुनिया में लोग हमें सुन रहे हैं, अगर उनमें से किसी एक इंसान के अंदर भी ये चीज आती है, अगर वो इसको कैरी ऑन करते तो हमारे लिए, हमें लगेगा कि हम मुकम्मल काम कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ आनंद, मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगी कि आजकल के लड़के भागते हैं, लड़की सुंदर है, लड़की पटाखा है, ऐसे करके बोलकर उनके पीछे गुलाब के फूल लेकर घूमते हैं, लेकिन उनके लिए ये कपल एक रोल मॉडल है। आपको सीखना चाहिए यहाँ से कि आप सिर्फ सूरत पे नहीं, सीरत पर जाइए। इंसान कितना अच्छा है, उसका दिल कितना पाक है, इस चीज को देखिए। सूरत तो उम्र के साथ ढल जाती है जनाब, लेकिन दिल हमेशा जवान रहता है और खूबसूरत बना रहता है। जो अभी तक की बात में हमारे कपल से एक चीज निकल कर आई, प्यार अपनी जगह, लेकिन जो रिस्पेक्ट है जो एक दूसरे को देते हैं, दोस्ती में भी और प्यार में भी, वो अनोखी है। और वो इतनी अनोखी होती है कि हम सामने वाले की हर बात को हम अच्छे से साथ में लेके चल सकते हैं। तो जो लोग अभी हमें मैसेज कर रहे हैं, आपके हम पर्टिकुलर नाम के साथ तो रिप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आपके क्वेश्चन को पढ़कर उसका जो सार है हम अपने आगे वाले प्रश्नों में हम सम्मिलित कर लेंगे और उसको हम कैरी ऑन करेंगे। जी बिल्कुल। अब मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि ये रिश्ता जो दोस्ती से बड़ा और आया प्यार पर, ये फैमिली तक कब पहुंचा? आपने अब किसने शुरुआत की, किसने अपने फैमिली मेंबर्स को सबसे पहले बताया कि ट्रेनिंग तो करने गए थे हम जनाब सिविल सर्विसेज की, और वहाँ पसंद कर ली हमने एक लड़की या लड़का? ये चीज आपने कब अपने घर में बताई? और यहीं पर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि सर जैसे कि आप एमपी से आते हैं, मक्सी जी आपका जो गांव है, तो जब आपने घर में बताया तो घर वालों ने नहीं कहा बेटा आप ट्रेनिंग करने गए थे कि ये करने गए थे? नहीं, घर वाले तो देखिए ढूंढ ही रहे थे लड़की मेरे लिए, तो और उनको ये मालूम था कि हमारे जो संस्कार हैं तो ये भी अच्छी लड़की वो करेगा। तो जब हम दोनों के बीच में बात हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो मेरे ख्याल से एक ही 2 दिन में मैंने अपनी फैमिली को बता दिया, इन्होंने अपनी फैमिली को बता दिया, और विद इन 10 to 12 days वो फाइनल हो गया। उन्होंने बस पूछा कैसी लड़की है, क्या है, और उनको इतना विश्वास था कि वो, मतलब मेरे ख्याल से अंशु से तो फर्स्ट टाइम वो एंगेज, जिस दिन शादी थी उस दिन मिले वो। अरे बाप रे, क्या बात है। तो फोन पे बात हुई थी। वहाँ पे एक्चुअली ट्रेनिंग शेड्यूल इतना टफ था कि छुट्टी लेके जाना पॉसिबल नहीं था। और मुझे अभी भी याद है, मेरे पेरेंट्स जो रिश्ता लेके जाते हैं, भूखा जिसे कहते हैं, वो मेरे पेरेंट्स अर्पित जी के घर गए
और मेरी तो वीडियो कॉल पे ही रुको हो गया। अर्पित जी फिजिकली प्रेजेंट थे, पर मैं प्रेजेंट नहीं रह पाई थी पेरेंट्स because मिल लिए थे leave का। हमारे। और फिर सीधा मैंने पहली बार रूबरू देखा शादी के दिन, और हमारे दोनों पापास जो थे वो विटनेस बने थे कोर्ट में मैरिज के टाइम। वाओ, मतलब कोई अड़चन ही नहीं है। भगवान ने ऐसी जोड़ी बनाकर भेजी कि जाओ बेटा नीचे ट्रेनिंग में, लड़की इसमें- भेजी लड़का भेजा, मिलो नहीं, आंखें चार हुई और हो गया सब। थोड़ा सा मैंने मैच फिक्सिंग किया था। ओके अच्छा। ओके, ये ट्विस्ट भी निकल के आ रहा है अब। जी मैम। मैच फिक्सिंग मैंने इसलिए किया था कि मुझे ये था कि अर्पित जी जैन है, तो जैन्स में इतना कुंडली को नहीं मानते, एंड हमारे घर में भी पता नहीं था मानते थे या नहीं मानते थे। तो मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो 2.5 साल बड़े हैं मुझसे, तो और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मुझे डाउट था कि कहीं कुंडली वाला कोई एंगल निकल के आ ना जाए और वो अननेसेसरी डिले ना हो। तो मैंने जिस दिन अपनी फैमिली को बताया, फैमिली को नहीं एक्चुअली, मैंने भैया को फ़ोन किया, वो बोला कि देखो भैया इस तरह से ये जो लड़का है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी मेंशन किया है, और कि ये बहुत ही अच्छे इंसान है, इन्होंने आज प्रपोज किया है मुझे, और ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। बट क्योंकि आप लोगों का भी हक है, तो आप बिल्कुल वेरीफाई कीजिए, आप तसल्ली कीजिए, परंतु कोई भी इस तरह के फेथ पे मेरा रिश्ता अगर टूटा तो मैं आपसे बदला जरूर लूंगी आने वाले, और शादी आपकी भी नहीं हुई है अभी। और अब मेरे साथ एक टैग भी है। हाँ, तो पुलिस वालों का गुस्सा जो होता है वो थोड़ा मतलब- अच्छा होता है। तो फिर मैंने कह दिया कि आप अपने लेवल पे कैसे पटाएंगे, मैं ये देखना चाहती हूँ पेरेंट्स को। बट अगर कोई बहुत ही ग्रेव रीजन निकलेगा कि ये गलत है या बिल्कुल ही गलत है, तो ही आप मुझे ना कहेंगे, वरना मुझे ना सब सुनाई नहीं देता, ना शब्द सुनाई ही नहीं देता। क्या सर बात। ये अभी तक है ना, शब्द सुनाई नहीं देता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा मैं कुछ फिर बोल रहा हूँ कि वो इतना आपसी सम्मान है कि वो ना का भी पता ही नहीं चलता। क्या बात है, क्या क्या बात बात है। अच्छा, ये आपने अभी कहा कि प्रपोज किया, तो वो प्रपोजल कैसा था? आई थिंक वो अर्पित जी के मुंह से बहुत अच्छा लगेगा सुनने में, पर बहुत सर, अच्छा क्या proposal सिनेरियो, तो था। थोड़ा सा कुछ बताइए, कहाँ पे क्या, मतलब पर आपने क्या पहले प्लान किया था? भगवान के यहाँ सिफारिश की चिट्ठी मैंने डाली, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी मेंशन किया कि मैं हमेशा प्रे करती हूँ, हमेशा माँ, देवी माँ में मेरा बहुत अटूट विश्वास है और आस्था है। मैं हमेशा माँ से कहती थी कि अगर इनके लिए लड़की बनाइएगा, क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और लड़की बनाइएगा तो मुझसे बहुत बेहतर बनाइएगा, ताकि मुझे तसल्ली हो कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो उसे मिली है जो उसको डिजर्व करता था। बहुत तो बड़ी वो प्रपोजल मैंने रख दी थी, तो प्रपोजल तो आना ही था जब भगवान को सिफारिश लग चुकी थी। बिल्कुल, और उन्हें भी शायद अर्पित जी के लिए आपसे ज्यादा बेटर लड़की मिली ही नहीं, इसीलिए उन्होंने आपको आगे कर दिया। क्या तो बात मैं- है। मैं proposal मैच अभी फिक्सिंग भी करती रहेगा। रहती हूँ, मैच फिक्सिंग मैं करती रहती हूँ, तो उस समय भी मैंने ये कहा कि इतने व्रत, इतना प्रसाद, वो सारी फिक्सिंग भी थी साथ के साथ, तो शायद माँ मेरी मन की बात समझ गई। तो बाकी का प्रपोजल तो अर्पित जी से आया, वो उन्हीं का। सर एक बहुत ही प्यारा सा जिक्र आया आप लोगों से बातचीत के कि आप 2015 में ट्रेनिंग के दौरान मिले थे, और आपकी पहली शादी 2015 में हुई और दूसरी शादी 2016 में। तो मतलब 2 शादियों का ये क्या गेम है, थोड़ा सा कुछ सर बताएंगे हमें? पहले तो हमारी आर्य समाज मैरिज हुई थी, जो हमने सोच रखा था कि सिंपल अपनी शादी करना है, ज्यादा वो नहीं करना। मतलब मुझे लगता था कि ज्यादा शो ऑफ के चक्कर में बहुत ज्यादा पैसा भी वेस्ट हो जाता है, और वो कई बेटर वे में प्रोडक्टिवली और कहीं यूज हो सकता है। ये होता भी, आप भी देखेंगे यहाँ जाके। बट ये था कि फिर थोड़ा जो हमारे फ्रेंड्स थे, जो वेल नोन पीपल थे, और उन सब का ये था कि नहीं एक बार अच्छे से आप सेरेमोनियल मैरिज तो करो कम से कम। तो वो फिर फरवरी में डेट निकाल के तब हुई। और पहली आर्य समाज में दिल्ली में शादी हुई थी, उसमें हमारी दोनों की फैमिली, मेरे 1-2 फ्रेंड्स, इनके भी 1-2 लोग नोन जो थे, वो सारे प्रेजेंट थे उसपे। बहुत बढ़िया, तो बहुत ये बढ़िया। शादी का जो बंधन था इतना खूबसूरत आप करा, और इजीली मुझे लग रहा है आसानी से सब चीजें हो गई। और तभी कहते हैं कि पहले आप अपनी लाइफ सेटल कर लो, उसके बाद पर्सनल लाइफ अपने आप सेटल हो जाती है। बिल्कुल, लेकिन कभी आपको ऐसा रिग्रेट नहीं हुआ कि यार लव मैरिज है, कुछ मेलोड्रामा, कुछ ड्रामा, कुछ ऐसी चीज कोई अपोज कर रहा है, नहीं रोक दो ये शादी नहीं हो सकती, ऐसा वाला आपने मिस नहीं किया? ये थे, देखिए ऐसे भी लोग थे, कुछ लोग ओह। भड़काने वाले। तो मिलियंस थे, कम थे। बट मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा मुझ पर ट्रस्ट रहा है एक्चुअली।
और मैंने जैसे मैं एमबीबीएस के बाद अपना एमडी कर रहा था, मैंने एमडी बीच में ही छोड़ दिया था, तो वो भी मैंने काफी लेट पापा को बताया अपने। तो बस वो ये बोले कि ठीक है जो काम करो उसमें पूरी अपनी जान लगा के क्या करो। बात है। तो वो था, तो बहुत ज्यादा लेवल ऑफ ट्रस्ट है अभी भी, बहुत ज्यादा। और अब तो मेरे पेरेंट्स का अंशु से ज्यादा, मुझसे ज्यादा लेवल ऑफ ट्रस्ट अंशु से है, कि उनका इतना ज्यादा बॉन्डिंग है कि ये सब मिलके कई बार मुझे वो हो जाता है कि कहाँ हूँ। तो वो बस मेन पार्टी थे हमारे, और वो बिल्कुल खुश थे, वो तैयार थे, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर जिसको जो बोलना है अपना बोलते रहे, तो ये है। मैम आपसे एक प्रश्न मेरा और है कि आप जैसे कि आप चंडीगढ़ में रही हैं, मतलब बड़ा शहर है, और सर का जैसे कि बताया कि मध्य प्रदेश में एक गांव है मक्सी जी, तो पहली दफा जब आप गांव गए थे तो आपका मतलब आपको लगा नहीं कि यार वो तो ठीक है, लड़का तो ठीक है, लेकिन मैं आ गाँव गई, ये तो गांव है, क्योंकि शहर और गांव में अंतर तो है। ये तो मुझे शादी से पहले ही पता था, और इनफैक्ट लगा मुझे मैं कहाँ आ गई, पर इस तरह से कि ये क्या जन्नत में आ गई मैं। क्या बात, क्या बात। मुझे बहुत लगा अच्छा। ऐसा नहीं है कि मुझे चंडीगढ़ में मतलब ऑब्वियसली अपनी फैमिली से प्यार मिला, पर जितना बड़ा दिल गांव में मैंने देखा। एक बड़ा छोटा सा मजेदार सा किस्सा बताती हूँ। चंडीगढ़ में सिविल सर्विसेज होना लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बट चंडीगढ़ में आपको एक बुके मिलता है जब आप सिविल सर्विसेज क्लियर करते हैं। और जब मैं मक्सी जी में बहू के रूप में गई, तो जो हार थे ना वो ऐसा है कि कंधे से शुरू हुए और कान तक पहुंच गए, और फिर पूरा गुच्छों का हार, हारों का जो बड़ा गुच्छा वो उतारती थी, फिर वो भर जाता था कान तक, फिर उनको उतारती थी, फिर वो भर जाता था, फिर उनको उतारती थी। और वो इसलिए था क्योंकि हमारे जो ससुर जी थे उन्होंने लोगों को ये नहीं बताया था कि हम आ रहे हैं, तो वो बहुत कम गैदरिंग थी जिसमें 3-4 बार हमने हारों का गुच्छा उतारा। कम गैदरिंग में, कम गैदरिंग, ज्यादा और होती अगर तो- ज्यादा होती तो ये स्टारडम था बिल्कुल। तो वो स्टारडम मैंने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि छोटे शहरों में, गाँव में जो लोगों का प्यार मिलता है, बिल्कुल। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा है, और वो मैं ज़िंदगी में मिस कर रही थी। जो पब्लिक लव है, एक्नॉलेजमेंट है, वो मुझे बहुत मिला मक्सी जी से, और मुझे पहली बार महारानी जैसी फीलिंग मक्सी जी जैसी आई। और मैंने इनसे बस ये कहा कि मेरी जिंदगी में पहली बार आपसे जेलसी हुई है, आई विश मैं भी यहाँ पैदा हुई होती तो मैं उसी दिन स्टार बन जाती जिस दिन मैं सेलेक्ट हुई थी। क्या बात, बेटी नहीं तो बहू सही, और बहू तो बेटी से कम होती ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरी दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा की जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। और जो प्यारी सी आवाज अभी आपने सुनी, वो है अंशु सिंगला जी की। और कहते हैं कि आपको जिंदगी में जो संगीत है ये हर एक किसी के दिल में काफी करीब होता है, और मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल मेरा मानना है कि जो लोग संगीत से ज्यादा प्रेम करते हैं वो दिल के भी बहुत अच्छे लोग होते हैं। बिल्कुल सही कहा आनंद आपने। आपने मुझे देखा ना, मैं संगीत से बहुत बहुत प्यार प्रेम करती करते हूँ। नहीं, जोक्स अपार्ट, बट हमारा जो कपल है, जितने वो सिंपल सोबर हैं, उनकी बातें उतनी ही प्यारी और उतनी ही पॉजिटिव है। क्या बात है। तो सर हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत की, और एक पूरा सफर हमने आपके साथ जारी रखा कि कब आप पहली दफा मिले थे आप हैदराबाद में ट्रेनिंग के दौरान, और अब मैम ने पूरा स्टारडम देख लिया आपके गांव में जाकर। ये पूरा सफर बड़ा खूबसूरत सा रहा। तो एक मोहब्बत की कहते हैं ना कि एक शुरुआत होती है, हर किसी का एक स्टेज बाय हम धीरे धीरे चढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि बाय प्रोफेशन आप सिविल सर्विसेज में हैं, और एक ह्यूमन बीइंग के नाते, एक हस्बैंड होने के नाते, एक कह सकता हूँ कि सफल मोहब्बत पाने के नाते, इन तीनों चारों चीजों को ध्यान में रखते हुए जो आज की नई जनरेशन आ रही है, जो मोहब्बत का एक नया चीज लेकर आ रहे हैं कि 4 दिन की मोहब्बत, या फिर नहीं हुआ तो छोड़ दिया, या फिर हमें शादी करनी है, घर वाले कुछ भी कर लें,
तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही बोलूंगा कि हमेशा जो हमारा इनर पीस है वो हमारा कोर एम होना चाहिए लाइफ का। आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध इतने बड़े राजा थे, लेकिन सब राजपाट छोड़ के वो चले गए जंगलों में, क्योंकि तो वो चीजें हम हर उसको देखना चाहिए बच्चे को। और हमारे चाहे पेरेंट्स हो गए और हमारे जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हो गए, और जिससे हम शादी कर रहे हैं, ये सारे हमारे पार्ट फैमिली के बहुत इंपॉर्टेंट वो हैं। मतलब इन सबको हमको इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर मानना चाहिए। मैंने ये देखा कि कई लोग मम्मी पापा से दूर हट के वो नाराज हैं तब भी शादी कर लेते हैं, और बाद में वो कई बार शादियां चल नहीं पाती। पेरेंट्स अलग हैं, उनका बेचारे एक ही लड़का है, उससे कई एक्सपेक्टेशन है, पता चला वो चला गया छोड़ के, तो वो पूरे जिंदगी भर परेशान होते रहते हैं। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि कैसे इसमें बैलेंस हो, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस हो। और वो आप आपके पार्टनर को जब रिस्पेक्ट करेंगे, उनके पर्सपेक्टिव से दुनिया समझेंगे, तो आपको कई चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमारी पांचों उंगलियां वो हमेशा एक नहीं होती। इवन जो दो भाई बहन हैं उनकी भी लड़ाई झगड़ा होता है घर में, उनके बीच में भी डिफरेंसेस होते हैं, और ऐसा कोई घर नहीं हो सकता जहाँ थोड़ी बातों पे वो ना हो। बट अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे सही में प्रेम करते हैं, तो ये डिफरेंस कभी भी ओवर पावर नहीं कर पाएंगे आपके रिलेशनशिप को, चाहे वो आपके पेरेंट्स से हो, चाहे आपकी वाइफ से हो। तो मैं सबको यही बोलूंगा कि एक तो जो सारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं उनसे ट्रस्ट बना के रखें, उनको हमेशा कॉन्फिडेंस में रखें, और हमेशा सम्मान करना सीखें दूसरों की बातों का। कई बार हो सकता है हम गलत हों, दूसरा उसको सही बोल रहा है, और आप खुले दिमाग से जब सोचेंगे तो आपको रियलाइज भी होगा कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है, और आप अपने आप में इम्प्रूव भी करेंगे। मैं अगर बिल्कुल स्ट्रांग वो बन जाऊंगा, बिल्कुल जिसको बोला जाता है कि चेंज ही नहीं होना है, तो उसी दिन मेरा सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे बोला जाता है कि जो वृक्ष होता है जो फलों से लदा हुआ है वो हमेशा झुक जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे हमारा व्यक्तित्व भी होना चाहिए, और हमेशा ओपन माइंड रहिए, कंटिन्यूस टू लर्निंग रहिए। तो मुझे लगता है मेरा और अंशु का इतना अच्छा बॉन्डिंग है, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है कि कभी बहुत ऐसा कोई इशू आता नहीं हमारे बीच में, क्योंकि यही सारे कारण कि हमारे पेरेंट्स कॉन्फिडेंस में हैं, मेरे इन लॉज हैं, उनसे मेरा बिल्कुल उनके बेटे के जैसा वो है बॉन्डिंग, हमारे भाई बहन से, मेरी सिस्टर है उसकी अंशु से 1-1 घंटे 2-2 घंटे वो होती रहती है बातें, मेरी उनके ब्रदर से बिल्कुल। तो इतना अच्छा फैमिली बॉन्डिंग है, तो अल्टीमेटली वो इनर जॉय भी है, इनर पीस भी, और तभी हम दूसरे सोशल वर्क भी कर पा रहे हैं कि चाहे जानवरों की वेलफेयर करना है, आई डोनेशन के लिए अवेयरनेस करना है। तो बस रिस्पेक्ट रखिए एक दूसरे के प्रति और अंडरस्टैंड करिए, और उनके पर्सपेक्टिव में भी दुनिया के बारे में देखना और सोचना जारी रखिए। क्या बात है सर, इतनी सारी बातचीत जो आपने बताई, और मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें अगर हम अपनी जिंदगी में फॉलो अप करने लगे तो कभी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल। मैम आप क्या कहेंगे इस पहलू पर? मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी इसमें डालना चाहूँगी जी। क्योंकि 6 इयर्स हो गए हैं मुझे पुलिस में जॉब करते हुए, और जब से जॉब कर रही हूँ तो ये पर्सपेक्टिव पार्ट ऑफ जॉब बन गया कि मैरिजेस ब्रेक हो रही हैं। तो पहली बात, जैसे अर्पित जी ने कहा कि डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, मैं 3 चीज़ें मैंने अभी तक देखी हैं जो कि 70-80% लड़ाई का कारण बनती है। वो जो 3 ट्रैप्स हैं उनका आप जरूर ध्यान रखिए। नंबर 1 ट्रैप जो मैरिजेस को ब्रेक करता है, इनवेरिएबली या इफेक्ट करता है, वो है लॉयल्टी और फिडेलिटी। अगर आप एक इंसान से, मैरिज का मतलब ही कमिटमेंट है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, कोई भी पार्टनर ये टॉलरेट नहीं कर सकता कि आप एट द सेम टाइम किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। तो लॉयल्टी इज द फर्स्ट बेसिस ऑफ द मैरिज। सेकेंड चीज़ जो मुझे लगता है कि आजकल पर्टिकुलरली ब्रेक कर रहा है, वो है लैक ऑफ इकोनॉमिक ट्रस्ट। जो लोग अपने रिसोर्सेज को, ये मेरी सैलरी है, ये मेरे पेरेंट्स का है, या ये मेरा इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है, जब आपकी शादी हो गई तो आई थिंक आप एक यूनिट हैं। फैमिली का मतलब ही रिसोर्सेज को पूल करना है। ये बहुत मतलब पेनफुल है इस चीज़ को देखना। मैं ये नहीं कह रही कि आपको अपना राइट नहीं है अपने रिसोर्सेज का, बट कई बार क्या होता है कि हस्बैंड चाहते हैं कि पर्टिकुलर, मैं देखती हूँ कि भाई बहन है या कोई, उसका थोड़ा बहुत हेल्प करना। वाइफ अपने जो नीड्स नहीं, जिसे कहेंगे कि हम जो शौक है, उसमें से भी कहती है कि नहीं, ये तो पूरा की पूरा ही मेरा राइट है। या वाइस वर्सा भी हो सकता है जी कि वाइफ बहुत कोऑपरेटिव है। तो ये पैसे के पीछे लड़ाई मत कीजिए, अपने घर में अवॉइड कीजिए जहाँ तक हो सके। और थर्ड, और जो बहुत ही कॉमन चीज़ है,
जिसके कारण लड़ाई होती है, वो है कंपैरिजन। क्योंकि कई बार आप बिल्कुल खुश होते हैं, आपकी एनिवर्सरी बढ़िया से जाती है, फिर उसी दिन आपकी फ्रेंड की एनिवर्सरी होती है और वो डालती है फेसबुक पे फोटो, हाय इन स्विट्जरलैंड सेलिब्रेटिंग, बिल्कुल। और फिर आप जो बैश करते हैं तो प्लीज व्हाट्सएप पे और फेसबुक से इंस्पायर होके लड़ाई मत कीजिए, क्योंकि हर एवरी स्टोरी इज यूनिक। प्लीज डोंट कंपेयर इट, ना अपनी सास को, ना अपनी ननद को, ना अपने साले को, ना पति को, प्लीज कंपेयर मत कीजिए। हर एक कोई यूनिक है। एवरी स्टोरी, एवरी लव स्टोरी इज यूनिक। Celebrate the uniqueness of the story. वाओ, वंडरफुल वंडरफुल। वो कहते हैं ना कि अगर आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल होते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप उसको देते रहते हैं, ईगो को बिल्कुल लो लेवल पर रखते हैं, ग्राउंड लेवल पर रखते हैं और कंपैरिजन नहीं करते, जैसे कि अभी हमें अंशु जैन जी ने बताया कि आप कंपेयर मत कीजिए। ईच एंड एवरी रिलेशन, ईच एंड एवरी मैरिज, ईच एंड एवरी कपल इज यूनिक। तो आप उस यूनिकनेस को एंजॉय कीजिए और आपकी लाइफ में भी इतना प्यार, इतनी मोहब्बत भर जाएगी कि शादी से पहले और शादी के बाद कि जो आपका लव है वो चलता ही रहेगा। बिल्कुल, और हमारा मकसद भी यही है लव के साथ फेरे की। जिस लव के साथ आपने शुरुआत की है अपनी मोहब्बत की, अपने सफर की, उसको आखिरी तक ले जाइए। और क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है और आपने इसे माना है, बिल्कुल, तो सारी चीजें सही होंगी तभी तो आपने शादी की है, तो उसके बाद उन चीजों के बैक में क्यों आना। बिल्कुल। खैर, और मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो हमारा सेशन है, जो हमारी बातचीत है, सुन के बहुत सारे लोगों को ये कॉन्फिडेंट आया होगा कि ऐसा नहीं है कि शादी के बाद भी एक अच्छा कपल और एक बहुत अच्छा प्यार ताउम्र बना रह सकता है, और उसे बस हम चाहें तो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसके लिए ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है, इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि पॉजिटिव रहिए, प्यार और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते रहिए थ्रू आउट लाइफ। और मुझे लगता है इससे ज्यादा खूबसूरत चीज आपकी जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकती। एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा जी, कि प्यार करते रहिए, रिस्पेक्ट करते रहिए, और रेडियो महारानी जरूर सुनते रहिए, खासकर ये वाला शो जिसका नाम है लव के साथ फेरे, ताकि जब कभी भी लैकिंग ऑफ लव लगे तो आप इस चीज को सुन के एक नई एनर्जी में फिर से आके, नहीं यार हमने तो शुरुआत की थी एक बहुत ही खूबसूरत सफर के साथ। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यारा सा वक्त निकाला हमारे लिए और हमारे लिसनर्स के लिए जो आप लोग अभी सुन रहे हैं। बहुत थैंकफुल हूँ आपके लिए और उन सभी लोगों की तरफ से जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं। बिल्कुल। और इतनी प्यारी बातें, इतना प्यारा मैसेज आपने हमारे कपल्स को दिया कि लाइफ बहुत हसीन है, इसे छोटी छोटी लड़ाइयों में, छोटी छोटी बातों में फंसकर वेस्ट नहीं कीजिए। एक दूसरे के लिए अगर थोड़ा सा कुछ गुनगुना दें, क्योंकि सर तो मुझे अभी तक गुनगुनाए नहीं, थोड़ा सा सर गुनगुना दीजिए मैम के लिए भी, क्योंकि मैम ने आपके लिए एक प्यारा सा गाना गाया है, और उसी के साथ हम इस सफर को आगे बढ़ा दें। डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। अब दिन गुजरते नहीं, रातें कटती नहीं, तेरी तस्वीर से बात बनती नहीं। हो आजा कोई जाने ना, पहचाने ना, ये हुआ कैसे, तुम आ गए ख्वाबों में ऐसे, कोई जाने ना, पहचाने ना, ये हुआ कैसे, तुम आ गए ख्वाबों में ऐसे। क्या बात है, क्या बात है सर, मजा आ गया मुझे सुन के, और आई विश की जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उनको भी बहुत मजा आया होगा। तो सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए और इतने प्यारे प्यारे से गाने गाने के लिए, और आई विश की जो लोग हमें सुन रहे थे सबको बहुत मजा आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी मोड़ पर हम लव के साथ फेरे का अब इंतजार करेंगे अगले एपिसोड के लिए कि कौन होंगे हमारे लिए खास मेहमान और उनकी क्या होगी खास स्टोरी। और अगर
यहाँ मैं एक बात आनंद और जोड़ना चाहूंगी बिल्कुल कि मैम। अगर आपको भी लगता है कि आपकी स्टोरी है कुछ खास और वो बताई जा सकती है, सुनाई जा सकती है हमारे थ्रू, तो प्लीज आप एक मैसेज ड्रॉप कीजिए, नंबर नोट कीजिए, नंबर है 9654667785 और आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ अपनी लव स्टोरी, लव के साथ फेरे में। और बन सकते हैं आप हमारे लव के साथ फेरे के अगले मेहमान। तो बिल्कुल। एक यहाँ पर हम विराम लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और एक बात चलते चलते कि जो अभी नंबर बताया गया है, आज की पूरी स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपको क्या लगा जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपना ख्याल रखिए। तो फिलहाल अभी कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो महारानी, सी दास ग्रुप का इंटरनेट रेडियो और शो सुन रहे थे आप लव के साथ फेरे। और यहाँ विराम लेने से पहले, क्योंकि आज मैंने पूरे एपिसोड में एक भी गाना नहीं गाया आनंद, तो मैं जरूर सुनाऊंगी। अभी ये रह गया था जी। बिल्कुल। अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं, टाटा, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे। नेक्स्ट सैटरडे, बिल्कुल, बाय बाय। बाय।